हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए राज्य तथा साम्राज्य। प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस। Arvind was supposed to be acting as Samundragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। We know about Samundragupta from a long inscription inscribed on the Asoka पिलर एट इलाहाबाद। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इट वॉज कंपोज्ड अ काव्य बाई हरिसेन हु वॉज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। यह एक विशेष किस्म की अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। While Prasastis were composed for some of the ruler you read about in chapter number 9, such as Gautamiputra Sri Satkarni, they become far more important from the time of the Guptas. प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया था। समुद्रगुप्त प्रशस्ति यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। लेट्स सी व्हाट समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति टेल अस। देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। द पोएट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु won victories in battle, who was learned and the best of poets. कवि ने राजा को एक योद्धा, युद्ध जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। He is also described equal to the gods. उसने कवि ने राजा को ईश्वर के बराबर बताया है। The प्रशस्ति was composed in very long sentence. प्रशस्ति जो है एक लंबे सेंटेंस में, वाक्य में दिया गया है। Here is a part of one such sentence. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, आप देख सकते हैं। If you look at map 7, अगर आप मैप 7 को देखते हैं, you will notice an area shaded in green. तो आप उसमें देखेंगे कि हरे रंग से कोई एक क्षेत्र है। You will also find a series of red dots along the east coast, यानी कि उसमें आप पूर्वी तट से साथ साथ एक क्रम में लगा हुआ लाल बिंदु को भी देखेंगे। And you will find areas marked in purple and blue as well. और हम देखेंगे कि वहाँ पे बैगनी और नीले कलर के भी कुछ रंग दिए हुए हैं। This map is based on the information provided in the Prasasti. Harisen described 4 different kinds of rulers and tells us about Samundragupta's policies towards them. यह मानचित्र यह प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। फर्स्ट है द रूलर ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। हियर देयर वेयर 9 रूलर्स हु वेयर uprooted and their kingdoms were made a part of Samundragupta's empire.
मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सेकंड है द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। हियर देयर वेयर 12 रूलर्स, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. इसके बाद दक्षिणा पथ के 12 शासक आते हैं जिनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और फिर समुद्रगुप्त ने शासन करने की अनुमति दे दी थी। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गण संघ in the northwest marked in purple on the map, they bowed tribute, followed his orders and attended his court. पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से बनाया गया है जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। Fourth one is the rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushanas and Sakas, and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughter in marriage. बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सिक्के पर वीणा बजाने वाले राजा की फोटो दी हुई है जो समुद्रगुप्त हो सकता है संभवतः। यही वो मैप है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये रहे वो 7 डॉट्स आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक में। आउटर एरियाज को भी देख सकते हैं। ये श्रीलंका वाला आउटर स्टेट वाला एरिया है। रेड डॉट से और ब्लैक डॉट से सिटीज़ को दर्शाया गया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेनियालॉजीज यानी कि वंशावलियाँ। Most प्रशस्तिज also mention the ancestors of the ruler. अधिकतर जो प्रशस्तियाँ थी शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। This one mentioned समुद्रगुप्ता's great grandfather, father and mother. यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताता है। His mother कुमारा देवी, उसकी माँ जो थी कुमारा देवी थी, belonged to the लच्छवी गना while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Adhiraj, a title that Samudragupta also used. उनकी माँ कुमार देवी लच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। अरेंज दिस टाइटल इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा, इन टाइटल्स को सजाना है। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर ऑफ जियोलॉजीज ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त द्वितीय। We know about him from inscriptions and coins.
समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से भी पता चलता है। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शकस। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान से अंतिम शक शासक को परास्त किया था। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ his court was full of learned people, about some of them whom you will read in chapter number 9. ऐसा विश्वास किया जाता था कि उनके दरबार में विद्वानों से भरे लोग ही रहते थे। इनमें से कुछ के बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र, यानी कि हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। While we can learn about the Guptas, जब हम गुप्त शासक के बारे में पढ़ते हैं from the inscriptions and coin, we can find out about some kings from biographies. तो हमें सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह के कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वो रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो। हर्षवर्धन जो लगभग 1400 साल पहले शासन करते थे। वाज वन सच रूलर। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्टा रोट हिज बायोग्राफी। उनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने ही उनका बायोग्राफी लिखा। द हर्षचरित्र इन संस्कृत, जिसका नाम हर्षचरित्र था और उनकी बायोग्राफी संस्कृत में लिखी गई थी। This gives us the genealogy of Harsha and end with his becoming king. Zhang, about whom you read in chapter number 9, also spent a lot of time at Harsh's court and left a detailed count of what he saw. उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग, जिसके बारे में हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। हर्ष वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। हर्ष जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट बिकमिंग किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। लेकिन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद वे थानेसर के राजा बने। हिज ब्रदर इन लॉ was the ruler of कन्नौज and he was killed by the ruler of बंगाल। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। Although he was successful in the east and conquered Magad and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere. मगध तथा संभवतः बंगाल को विजित कर उन्होंने पूर्व में जितनी ही सफलता प्राप्त की उतनी सफलता अन्य जगहों पर उन्हें नहीं मिली। He tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन द्वितीय। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके डेक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। द पल्लवास चालुक्यस एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। द पल्लवास एंड चालुक्यस वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेके कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। While that of the Chalukya was centered around the Rachur Doab between the rivers of Krishna and Tungabhadra.
जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच तक ही था। ऐहोल, the capital of the Chalukyas, was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples. चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। The Pallavas and Chalukyas frequently raided the another lands, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. पल्लव तथा चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाते थे जो समृद्ध शहर थे। The best known Chalukya ruler was Pulkesin द्वितीय. We know about him from प्रशस्ति composed by his court poet रविकृति. रविकृति के अनुसार पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। This tells us about his ancestors who are tracked back through 4 generations from father to son. इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। According to Ravikriti, he led expeditions along both the west and the east coast. Besides, he checked the advance of Harsha. There is an interesting place of word in the poem. रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है और कवि का कहना है द पोइट सेज, कवि का कहना है दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्षा, यानी कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि खुश नहीं रहा। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम. पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुर के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड. अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड द चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोलास डायनेस्टी अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास नंबर 7th. पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों ही वंश जो थे दुर्बल होते गए। पल्लव तथा चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास यानी कि 7th क्लास के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हाउ वेयर दिस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। As in the case of earlier kings, land revenue remained important of these rulers and the village remained the basic unit of administrations. यानी कि पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। There were some new development as well. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially, or because of their political or military strength. For instance, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते गए थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। फॉर एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर नाउ हेरिडिटरी, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बना दिए गए। दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट. इसका मतलब यह था कि बेटा अपने पिता के पद को पा रहा था।
उदाहरण के लिए द पोएट हरिसेन वाज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। कवि ने हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी का पद पाया। Sometime one person held many offices. For instance, beside being a Mahadanda Nayak, Harisen was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and a Sandhi Vigrihika, meaning a minister of war and peace. कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति विषयों का भी मंत्री था। Besides, important men probably had a say in local administration. These included the Nagara Shastris or chief banker or merchant of the city, the Sarthavaha or leader of the merchant caravans, the Prathama Kulika or the chief craftsman, and the head of the Kayasthas or scribes. संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ही बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों का कपिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो गए कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। Our next topic is a new kind of army यानी कि एक नए प्रकार की सेना। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, charioteers and cavalry and foot soldiers. कुछ राजा अभी तक भी पुराने राजा की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिकी सहायता देते थे। They were not paid regular salaries. उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। Instead, some of them received grant of lands. और कोई ऐसे भी थे जिन्हें भूमिदान भी किया जाता था। They collected revenue from the land and used these maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। These men were known as Samantas. Whenever the ruler was weak, Samantas tried to become independent. इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी जब शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और खुद राजा बनने की कोशिश करते थे। असेंबलीज इन सदर्न किंगडम्स यानी कि दक्षिण में राज्यों की सभाएं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। These included the Sabha, which was an assembly of Brahman land owners. इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। This assembly functioned through sub-committees which looked after irrigation, agriculture operations, making roads, local temples, etc. ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। द रूलर वाज विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर वेयर नॉट ब्राह्मण्स। जिन इलाकों के भी भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक सभा के
होने की बात कही गई है। Here is you are meaning Ur. And the Nagaram was an organization of merchants. नगरम व्यापारियों की एक संगठन का नाम होता था. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries. नगर व्यापारियों की संगठन था जिसे नगरम कहते थे. संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था. इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं. ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, यानी कि उस जमाने के, उस राज्य के आम लोग कैसे रहते थे. We can catch an occasional glimpse of the village of ordinary people from play and other accounts. Let's look at some of these. कालिदास is known for his play depicting life in the king's court. कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahman are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmans use Prakrit. इस नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते दिखे हैं, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं. His most famous play, अभिजन्ना Sakuntalam, is the story of love between a king named Dushyanta and a young woman named Sakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और एक शकुंतला नाम की लड़की के प्रेम कहानी है. इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है. अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग. यहाँ पे एक कहानी है जिसमें एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है. A fisherman found a precious ring which the king had given to Sakuntala. मछुआरे को एक बहुत ही कीमती अंगूठी मिलती है जिसे राजा ने शकुंतला को गिफ्ट की हुई थी. But which had been accidentally swallowed by a fish. लेकिन गलती से उस अंगूठी को एक मछली निगल जाता है. When he went to the place with it, the gateman accused him of theft and chief police officer was rather rude. जब मछुआरा अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया तथा मुख्य पुलिस जो अधिकारी था वह भी बुरी तरह से पेश आया उसके साथ, उस मछुआरे के साथ. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of reward and went along with fisherman to have a drink. राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश होता है और मछुआरे को इनाम देता है. पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे को इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने जाने लगते हैं. The Chinese pilgrims Fahian noticed a plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग को अछूत मानते थे. यानी कि ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो थे नीचे तबके वाले लोगों को अछूत मानते थे. They were expected to live on the outskirts of the city. उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था. He write, वे लिखते हैं, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे. यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से
बचाते थे। एंड बाणभट्टा प्रोवाइड्स अस विथ अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का सबसे बड़ा सचिव चित्रण भी किया गया है।